नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हुई 16 मई बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। दोस्तों जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों पर आंसू गैस की गोली दागने के मामले की होगी जांच। जम्मू कश्मीर सरकार ने दिए आदेश। एलजी ने कहा ये तो आदेश ही नहीं दिया गया था। दूसरी बड़ी अपडेट आपको बता दें, भारतीय बैडमिंटन टीम ने रचा इतिहास। भारत ने तोड़ा 73 साल का रिकॉर्ड। पहली बार थॉमस कप में लहराया भारतीय तिरंगा। दोस्तों वो हम आपको बताएंगे। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, चाइना पे हलचल तेज। एलएसी पे बड़ी खबर, चीन सीमा एलएसी पे हलचल तेज। पाकिस्तान सीमा से पूर्वोत्तर भेजी गई भारतीय सेना की 6 डिवीजन इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है। लद्दाख सेक्टर में हलचल तेज हुए हैं, वो हम आपको बताएंगे। 35,000 अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती की गई है, आखिर क्यों वो बताएंगे। चौथी बड़ी अपडेट, पाकिस्तान में 2 सिखों की हत्या। बाइक से आए 8 हमलावरों ने मार दी गोली। सिखों की लगातार कत्लेआम बढ़ रहे हैं पाकिस्तान में, वो भी हम आपको बताएंगे। यानी अफगानिस्तान में तो सिखों को खाली कर दिया, अब पाकिस्तान की भी बारी है, ये भी हम आपको बताएंगे। इस बीच अचानक यूक्रेन पहुंचा अमेरिकी सांसदों का दल। जेलेंस्की से मिलकर बोले जंग में यूएस साथ खड़ा। रूस ने दी चेतावनी। वहीं एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। जहां पाकिस्तान के पेशावर में निशाने पर सिख समुदाय के बीच पीएम मोदी का आज नेपाल का है दौरा। इस बीच अगली अपडेट निकल के आ रही है। दोस्तों सब कुछ खबरें, बांग्लादेश सीमा से नहीं हो सकेगी अवैध घुसपैठ। एटीएस ने खोजे ब्लैक स्पॉट, तो एक एक करके बताएंगे। और ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर भी कुछ एक बड़ी खबर आई है, लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और देश के इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, कश्मीरी पंडितों पर हुए आंसू गैस के गोले दागने की होगी जांच। जम्मू कश्मीर सरकार ने दिए बड़े आदेश। वडगाम में प्रदर्शन कर रहे कश्मीरी पंडितों पर लाठीचार्ज हुए आंसू गैस के गोले दागने के मामले में जांच की जाएगी। जम्मू कश्मीर सरकार ने इसके लिए जांच के बाकायदा आदेश दे दिए हैं। ऐसे में इनमें शामिल अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। बुधवार को आतंकियों ने कश्मीरी पंडित कर्मचारी राहुल भट्ट की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद प्रदेश भर में रोष प्रदर्शन देखा गया। खास करके घाटी में कश्मीरी पंडितों ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया और उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बारामूला श्रीनगर हाईवे को जाम कर दिया। बड़गाम में प्रदर्शन के दौरान आंदोलनकारियों की पुलिस से झड़प हो गई थी। प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले और लाठीचार्ज भी करना पड़ा था। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। आपको बता दें, भारतीय बैडमिंटन टीम ने रचा इतिहास, तोड़ा 73 सालों का इतिहास। बड़ी खबर, थॉमस कप में लहराया गया तिरंगा। इंतजार की घड़ी आखिरकार खत्म हो गई हैं। पहले जो हुआ उसे भूल जाइए, ये नया भारत है। अब नए भारत खिलाड़ियों ने बैंकॉक में तिरंगा लहराया है। जो काम कर दिया है वो पिछले 73 सालों में ना हुआ था। जश्न मनाइए। भारत ने थॉमस कप की सबसे सफल टीम को धूल चटा दी है। उसे बताया है कि भारतीयों से भिड़ने का मतलब क्या है। उसे दिखलाई दिया है कि हिंदुस्तान की बैडमिंटन की ताकत। कहने को 5 गेम का था फाइनल, लेकिन भारत को सर्टलेस कहाँ मानने वाले थे और उन्हें जीत की जल्दी थी, जोश से भरे थे। 3-0 से ही इंडोनेशिया की बैंड बजा दी। भारत की जीत में आखिरी खेल किदाम्बी श्रीकांत ने ठोकी है। इंडोनेशिया के बड़े नामचीन खिलाड़ी हैं क्रिस्टी, लेकिन श्रीकांत ने उन्हें बड़ी आसानी से कुचल दिया। मुकाबला तीसरे गेम तक गया और बस 2 गेम में ही श्रीकांत ने क्रिस्टी को दिखा दी कि अपनी भारत वाली बात समझा दिया कि 14 बार का चैंपियन होगा इंडोनेशिया और इस बार तो खिताब ही जीतेगा अपना इंडिया। तो दोस्तों आपको बता दें, भारत ने जो है वो बैडमिंटन टीम ने इतिहास रच दिया है। भारतीय बैडमिंटन टीम ने और 73 साल में थॉमस कप लेकर आया है। हम चलते हैं एक और अपडेट। एलएसी पे हलचल हुई तेज। दोस्तों लद्दाख बॉर्डर पर 35,000 अतिरिक्त सैनिकों की हुई तैनाती। लद्दाख सेक्टर की अपनी हालिया यात्रा में सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने बड़ा बयान दिया था। वो शब्द हमने आपको बताया था, वो 2 शब्द था, हमें युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहना होगा। यानी एक तरीके से युद्ध घोष किया था और सीमा पर बढ़ते खतरे के मद्देनजर वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सुरक्षा की स्थिति की उसने समीक्षा की और इसके लिए भारतीय सेना की 6 डिवीजनों को स्थानांतरित कर दिया, जो पहले आतंकवाद विरोधी भूमिकाओं में और पाकिस्तान के मोर्चे की देखभाल करने के लिए तैनात थी। चीन के साथ सैन्य गतिरोध अब 2 साल से अधिक समय से चल रहा है। चीन के सैनिकों ने मई 2020 में लद्दाख की गलवान घाटी में भारतीय चौकियों के खिलाफ बड़ी संख्या में सैनिकों को स्थानांतरित कर यथास्थिति को एक तरफा तरीके से बदलने का प्रयास किया था। उसके बाद से भारतीय सेना अपने बलों का पुनर्संतुलन और पुनर्गठन कर रही है, जो पहले उत्तरी सीमाओं से सामना की जाने वाली चुनौतियों की तुलना में पाकिस्तान के खतरे के लिए अधिक तैयार है।
तो ये एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है सीमा पर दोस्तों। आपको बता दें सेना ने अलर्ट कर दिया है और सेना पूरी तरीके से 35,000 अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती भी कर दी है। एक और अपडेट आपको बता दें, पाकिस्तान बद से बदतर हो रहा है। अल्पसंख्यकों के लिए 2 सिख भाइयों की गोली मारकर हुई हत्या। पाकिस्तान के पेशावर में सिख समुदाय के 2 युवक की हत्या कर दी गई है। दोनों मसाले की दुकान चलाते थे। मिली जानकारी के अनुसार बाइक से हमलावरों ने इन पर गोलियों के बौछार कर दी, जिनमें इनकी मौत हो गई। इनमें 8 महीने में एक दूसरा हमला है। पेशावर पुलिस ने इस मामले में बारे में जानकारी देते हुए कहा है कि घटना सरबन थाना क्षेत्र में घटी हुई और पुलिस ने बताया कि मृतकों की पहचान 42 वर्षीय सुलजीत सिंह और 38 वर्षीय रंजीत सिंह के रूप में हुई है। इनकी बटाताल इलाके में मसाले की दुकान थी और एक अधिकारी ने कहा है कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया। तो ये दुखद खबर है दोस्तों, लेकिन आपको बता दें कि ये हो रहा है और ये हो रहा है नरकिस्तान में लगातार इस तरीके की खबरें आ रही हैं, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें जो खबरें निकल के आ रही हैं वो काफ़ी दर्दनाक है। और दर्दनाक इतनी है दोस्तों ना कि अफ़गानिस्तान में तो पहले ही खाली हो चुके हैं। जी हाँ, अफ़गानिस्तान में पहले ही सिख खाली हो चुके हैं, वहाँ पे मार्ग भगा दिए गए हैं। अब पाकिस्तान में भी नंबर लग गया है, यानी सिखों का अगर कोई वजूद है तो भारत में है और भारत में भी खालिस्तानी जो है इनका ख़त्म करने में लगे हैं। एक और अपडेट, अचानक यूक्रेन पहुंचा अमेरिकी सांसदों का दल। जेलेंस्की से मिल, बोले यूएस में जंग में यूएस सबसे आगे और साथ खड़ा है। दरअसल अमेरिकी सीनेट ने रिपब्लिक पार्टी के नेता मिच मैकनोल समेत अन्य सीनेटरों के एक प्रतिनिधिमंडल ने शनिवार को एक अघोषित यात्रा के तहत कीव में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने रूस के साथ युद्ध में यूक्रेन के प्रति अमेरिका की एकजुटता जाहिर की। मैक्लोन ने प्रतिनिधिमंडल के यूक्रेन से रवाना होने के बाद जारी एक बयान में कहा कि हमारे प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति जेलेंस्की के सामने दोहराया कि अमेरिका पूरी तरीके से यूक्रेन के साथ खड़ा है। यूक्रेन के इस युद्ध को जीतने तक अमेरिका का समर्थन बरकरार रहेगा। जेलेंस्की के टेलीग्राम अकाउंट का साझा एक वीडियो में मैक्लेन, सुजैन कॉलिंग्स, जॉन ब्रासो और जॉन कार्निंग जो है वो पहुंच गए हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट, बांग्लादेश सीमा से नहीं हो सकेगी अवैध घुसपैठ, एटीएस ने खोजे ब्लैक स्पॉट। दरअसल यूपी एटीएस ने बांग्लादेश सीमा से भारत में अवैध घुसपैठ रोकने के लिए नए ब्लैक स्पॉट ढूंढ निकाले हैं। इसके साथ ही भारत के ऐसे शहरों व कस्बों को भी चिन्हित किया गया है जहां फर्जी दस्तावेजों के सहारे उन्हें भारतीय नागरिक साबित करने वाले प्रमाण पत्र बनवाने वाला गिरोह सक्रिय है। इसकी जानकारी संबंधित राज्यों के एटीएस के साथ देश की सुरक्षा एजेंसियों के साथ भी साझा की गई है। बांग्लादेशी नागरिकों के अलावा म्यांमार से बांग्लादेश पहुंचे रोहिंग्या भी अवैध रूप से भारत में आकर अपना ठिकाना बना रहे हैं और ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें अभी इसी को देखते हुए बांग्लादेशियों और घुसपैठियों को अब नकेल कसने की तैयारी हो चुकी है। हम चलते हैं एक और अपडेट अगली निकल के आ रही है दोस्तों। आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज होंगे नेपाल के दौरे पे। प्रधानमंत्री देवबा से करेंगे मुलाकात, कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर लौटेंगे यूपी। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी 16 मई यानी आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर नेपाल के लुम्बिनी का दौरा करेंगे। यहाँ पीएम मोदी नेपाल के अपने समकक्ष शेर बहादुर देवबा से मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी का दौरा नेपाली पीएम के इन्वेस्टिगेशन इन्विटेशन पे हो रहा है। 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी की यहाँ 5वीं नेपाली यात्रा होगी। पीएमओ की प्रेस रिलीज के मुताबिक प्रधानमंत्री लुम्बिनी में माया देवी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और इसके अलावा वो लुम्बिनी मठ में क्षेत्र में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बौद्ध कल्चर एंड हेरिटेज के शिलान्यास समारोह में भी हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी का नेपाल सरकार के तहत आने वाले लुम्बिनी विकास ट्रस्ट द्वारा बुद्ध जयंती के अवसर पर आयोजित एक समारोह को संबोधित करने का प्रोग्राम है। मैं आपको बता दें इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जो है वो यूपी आ जाएंगे, यानी रात जो है कल यूपी में गुजारेंगे। डिनर जो है सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ करेंगे, दिन भर वो नेपाल में रहेंगे। एक और अपडेट लेते हैं, आपको बता दें G7 ने एक बार फिर दोहराया ISIS और अलकायदा आतंकी संगठन वैश्विक स्तर पर बने हुए बड़े खतरे हैं। 7 देशों के समूह G7 ने शनिवार को दोहराया है कि पिछले 7 साल अगस्त में तालिबान द्वारा अफगानिस्तान पर नियंत्रण करने के बाद से इस्लामिक सेंटर और अलकायदा वैश्विक स्तर पर खतरा बने हुए हैं। द फ्रंटियर पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के G7 देशों के विदेश मंत्रियों और यूरोपीय संघ के उच्च प्रतिनिधि ने मौलिक रूप से बदले हुए रणनीतिक और सुरक्षा वातावरण में मुलाकात की है। तालिबान द्वारा जबरन कब्जा किए जाने के बाद से G7 देश अफगानिस्तान के घटनाक्रमों को लेकर बेहद
चिंतित हैं। आपको बता दें G7 देशों ने एक साथ घोषणा करते हुए कहा है कि हम अब आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में अपनी मजबूत और स्पष्ट निंदा को दोहराते हैं और हम आतंकवाद को रोकने और लड़ने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में योगदान करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं। एक और अपडेट लेते हैं। अगली खबर निकल के आ रही है। चीन ने नागरिकों के देश छोड़ने पर लगाई रोक। आर्थिक संकट में फंसने के बाद शी जिनपिंग का बड़ा फैसला। चाइना में दोस्तों हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। भीषण कोविड संकट और आर्थिक संकट में फंसे चाइना ने अब अपने नागरिकों को देश छोड़ने पर भी पाबंदी लगा दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइना ने फैसला लेने से पैसे को बाहर निकालने से रोकने से बचाने के लिए उठाया गया है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि चाइना के नागरिक अत्यंत जरूरी होने पर ही विदेश यात्रा करें और देश के नागरिकों की गैर जरूरी विदेश यात्रा पर भी रोक लगा दी है। चाइना में आपको बता दें कोविड-19 से बेतहाशा वृद्धि हो रही है। कोरोना के मामले चाइना में तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं, जिसको देखते हुए चाइना के हालात खस्ता हाल हो गए हैं। एक और अपडेट, श्रीलंका आर्थिक संकट। भुखमरी से जूझ रहा श्रीलंका का ये शहर 2 माह से LPG सिलेंडर न मिलने से मचा हड़कंप। आपको बता दें दरअसल श्रीलंका इस वक्त अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। एक तरफ जहां देश की आर्थिक स्थिति खराब है तो वहीं दूसरी तरफ जनता भूख से तड़प रही है। देश में निरंतर बढ़ती महंगाई के खिलाफ वहां की जनता आंदोलन करने को मजबूर है। बदहाल अर्थव्यवस्था और देश की बढ़ती महंगाई को लेकर बीते दिन श्रीलंका के पूर्व प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के पैतृक आवास को आक्रोशित भीड़ ने आग के हवाले कर दिया। दरअसल श्रीलंका में आसमान छूती महंगाई और जनता के हिंसक विरोध प्रदर्शन में से हालात बेकाबू हो गए हैं। राजनीतिक और आर्थिक संकट ने श्रीलंका के लोगों को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया है। बताया जा रहा है कि कोलंबो में बीते 2 महीने से घरेलू गैस सिलेंडर न मिलने की वजह से लोग निकल के आ रहे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा पीएम मोदी पूर्व प्रधानमंत्रियों से हैं पूरी तरीके से अलग, आतंकवाद को नहीं करेंगे कतई बर्दाश्त। दरअसल विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को लेकर बेहद स्पष्ट हैं कि वो आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। खासतौर पर सीमा पर आतंकवाद को उन्होंने कहा है बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। दृढ़ संकल्प ने साल 2014 से ही पाकिस्तान के प्रति भारत की नीति एक नए आकार में दी है। जयशंकर ने मोदी 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी नाम की पुस्तक में प्रधानमंत्री मोदी के उन निर्देशों को याद किया जब विदेश सचिव नियुक्त होने के बाद 2015 में सार्क यात्रा के लिए जा रहे थे। विदेश मंत्री ने किताब में लिखा है कि प्रधानमंत्री ने मुझे बताया कि उन्हें मेरे अनुभव और मेरे निर्णयों पर बहुत भरोसा है, लेकिन जब मैं इस्लामाबाद पहुंचूं तो एक बात मेरे दिमाग में होनी चाहिए कि वो अपने पूर्ववर्तियों से अलग हैं और वो ना तो आतंकवाद को कभी नज़रअंदाज करेंगे और ना ही कभी बर्दाश्त करेंगे और इस रुख को लेकर कभी संदेह नहीं होना चाहिए। जयशंकर ने कहा है कि चाइना के साथ सीमा विवाद से निपटने के दौरान पीएम मोदी ने अपेक्षित धैर्य दिखाया और इसमें यह संकल्प भी शामिल था कि वास्तविक नियंत्रण रेखा को एक तरफा बदलने की इजाज़त कतई नहीं दी जाएगी, इसका हम पुरजोर विरोध करेंगे। ये आपको बता दें NSS जी डोवाल की किताब में भी ये बातें कही गई थी कि पीएम मोदी उस समय पूरे देश का नेतृत्व खास करके चाइना पे एक एक चीज़ मॉनिटरिंग कर रहे थे और स्वयं प्रधानमंत्री मोदी निर्देशित कर रहे थे। एक और अपडेट लेते हैं। पाकिस्तान में हुआ भीषण हमला। वजीरिस्तान में आत्मघाती हमले में 3 पाकिस्तान सैनिकों और 2 बच्चों की मौत। फिर से पाक में भीषण हमला। पाकिस्तान और अफगानिस्तान सीमा पर तनाव बढ़ता जा रहा है। दोनों देश को सैनिक आए दिन आमने सामने हो रहे हैं। इसी कड़ी में पाकिस्तानी सेना की मीडिया विंग इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन ने रविवार को कहा है कि उत्तरी वजीरिस्तान के मीरान शाह इलाके में आत्मघाती हमले में 3 पाकिस्तानी सैनिकों और 3 बच्चे मारे गए हैं। आपको बता दें IFCR के अनुसार आतंकवादियों ने अफगानिस्तान से सीमा पार की है और पाकिस्तानी सैनिकों पर गोलियां चलाई हैं। आपको बता दें ISPR ने कहा है कि हमें उम्मीद है कि अफगान सरकार भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं होने देगी। पिछले महीने दक्षिणी वजीरिस्तान के सरोगा इलाके में सुरक्षा बलों पर आतंकवादियों के हमले में 2 सैनिकों की मौत हो गई। 23 अप्रैल को उत्तरी वजीरिस्तान के देवागर इलाके में सीमा पर हमले का जवाब देते हुए 3 सैनिकों की मौत हो गई है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। आपको बता दें अगली खबर, रूस के खिलाफ युद्ध जीत सकती है यूक्रेन की सेना। नाटो चीफ का बड़ा दावा। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो के चीफ जेंस स्टोलनबर्ग ने दावा किया कि रूस से यूक्रेन जंग जीत सकता है। स्टोलनबर्ग ने बर्लिन में एक बैठक के दौरान नाटो देश से यूक्रेन को सैन्य सहायता भेजने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन इस युद्ध को जीत सकता है। यूक्रेनियन बहादुरी से अपने देश की रक्षा कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हमें यूक्रेन को अपना समर्थन देना जारी रखना चाहिए। स्टोलनबर्ग ने बर्लिन में नाटो देश के विदेश मंत्रियों की एक बैठक में ये बातें कही हुई हैं। उन्होंने कहा
कहा है कि जिस योजना के मुताबिक रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था वो उस तरीके से युद्ध जारी नहीं है। स्टोलनबर्ग ने कहा है कि रशिया यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा करने में विफल रहा है। हम चलते हैं एक और अपडेट। पुतिन कैंसर से गंभीर रूप से पीड़ित हैं। सीक्रेट रिकॉर्डिंग में रूस राष्ट्रपति के करीबी का दावा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सेहत को लेकर लगातार अटकलें लगाए जा रहे हैं। इसी बीच एक पूर्व ब्रिटिश जासूस ने दावा किया है कि पुतिन गंभीर रूप से बीमार हैं, जबकि एक रूसी कुलीन की रिकॉर्ड की गई बातचीत में उनमें सुना गया है कि पुतिन को ब्लड कैंसर है। रूसी नेता के करीबी संबंधों वाले एक कुलीन को कथित तौर पर यह कहते हुए सुना गया है कि पुतिन ब्लड कैंसर से बहुत बीमार हैं और वे अमेरिकी पत्रिका न्यू लाइन्स द्वारा प्राप्त एक रिकॉर्डिंग में अज्ञात कुलीन को पश्चिमी पूंजीपति के साथ पुतिन के स्वास्थ्य पर चर्चा करते सुना गया है। तो दोस्तों, यूक्रेन युद्ध के बाद रूसी राष्ट्रपति के स्वास्थ्य के बारे में अटकलें तेज हो गई हैं। उन्होंने कहा है कि पिछले सप्ताह विजय दिवस समारोह सहित अन्य सार्वजनिक कार्यक्रमों में कमजोर दिखाई दिए थे और यही कारण है कि आपको बता दें रूसी राष्ट्रपति के खिलाफ जो है सैनिक तख्ता पलट की भी तैयारी कर रहे हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। अमेरिका में हुई सामूहिक गोलीबारी की घटना पर राष्ट्रपति बाइडेन ने जताई चिंता। घरेलू आतंकवाद पर भी कही बड़ी बातें। दरअसल आपको बता दें इस समय अमेरिका हालात बेहद खराब है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बफेलो शहर के एक सुपरमार्केट में शूटिंग घटना मारे गए 10 लोग प्रति संवेदना जताई है। इसके साथ उन्हें घरेलू आतंकवाद को समाप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करने का आह्वान किया। बताते चले कि अमेरिका घरेलू आतंकवाद से त्रस्त है और यहाँ आए दिन गोलीबारी होती रहती है। जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस के एक बयान में कहा है कि हम उन 110 पीड़ितों के परिवारों के लिए जिनकी बेवजह जान ली जा चुकी है बेहद दुखी हैं। इसके साथ ही हम उन सभी के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं और इस भयानक हमले के शारीरिक और भावनात्मक परिणामों से निपट रहे हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। अगली खबर निकल के आ रही है दोस्तों, जहां रूस संकट से गुजर रहे श्रीलंका के लिए तमिलनाडु सरकार ने बढ़ाया मदद का हाथ। कुछ दिनों में भेजी जाएंगे 28 करोड़ की चिकित्सा सामग्री। जी हाँ, राजनीतिक और आर्थिक संकट से गुजर रहे श्रीलंका के लिए भारत ने अपने समर्थन की बात हाल ही में कही थी। इसके तहत श्रीलंका को जरूरी सामान की सप्लाई जो है वो की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री एम सुब्रमण्यम की ओर से सचिव राधाकृष्णन ने श्रीलंका को भेजे जाने वाली मेडिकल सप्लाई की जानकारी दी है। तो दोस्तों, तमिलनाडु जो है वो श्रीलंका को मदद पहुंचाएगा। फिलहाल बड़ी खबरों में यूएई के गम में शामिल हुआ भारत शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान के निधन पर एक दिन का राजकीय शोक रहा। जी हाँ, दरअसल हम आपको बता दें कि संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान के निधन पर भारत ने एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया और शुक्रवार को उनका निधन हो गया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने शोक के इस मौके पर एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया। पीएम मोदी ने भी इस पर दुख प्रकट किया है और प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी इस पर दुख प्रकट किया है। एक और अपडेट, रशिया यूक्रेन युद्ध ने कैसे दुनिया के सामने खड़ा कर दिया गेहूं का संकट। अब सबकी नज़रें भारत पर है। भारत ने लगा दिया है रोक। दरअसल रोटी, ब्रेड, पास्ता, पिज्ज़ा, बर्गर जैसी खाने की चीज़ें गेहूं से ही बनती है। गेहूं दुनिया के लोगों की खाने की थाली में कोई न कोई रूप से मौजूद रहता ही है। आपको बता दें, लेकिन गेहूं की उपज दुनिया के हर हिस्से में नहीं होती, इसलिए गेहूं की सप्लाई का बैलेंस कायम रखने के लिए इसका आयात निर्यात होता रहता है। लेकिन पिछले 2.5 महीनों में चल रहे रूस यूक्रेन लड़ाई ने गेहूं के सप्लाई चैन को ही डगमगा दिया है। यूक्रेन और रूस दोनों ही दुनिया के बड़े गेहूं उत्पादक देश हैं और दोनों ही देश युद्ध की विभीषिका झेल रहे हैं। रूस ने ब्लैक सी में यूक्रेन के बंदरगाहों को नाकेबंदी और घेरेबंदी कर रखी है, लिहाजा यहाँ से कई हफ्तों पर यूरोप का गेहूं की सप्लाई नहीं हो पा रही है। इससे विश्व बाजार में गेहूं की कीमतें बढ़ने लगी हैं। ऐसी परिस्थितियों में गेहूं को एक और बड़ा उत्पादक देश भारत ने भी गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी और इससे पहले ही डामाडोल स्थिति को और भी चरमराने का अंदेशा है और यही कारण है कि अब सब जो है भारत को कोस रहे हैं। सबका कहना है कि भारत ही एकमात्र देश है जो गेहूं दे सकता है, तो फिर आखिर गेहूं दे क्यों नहीं रहा है और गेहूं लेने की बात कर रहा है, गेहूं मांग रहे हैं ऐसे देश। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। युद्ध का 80वां दिन, एटमी हमले की धमकी। ब्रिटेन को 3 मिनट और फिनलैंड को 10 सेकंड में उड़ा सकता है, रशिया ने किया ऐलान।
दरअसल आपको बता दें, इस बीच रूस यूक्रेन युद्ध के 80वें दिन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने वरिष्ठ सहयोगी और ड्यूमा रक्षा समिति के उपाध्यक्ष अलेक्सी जुवालेव ने ब्रिटेन पर परमाणु हथियार दागने की धमकी दी। उन्होंने दावा किया है कि इस काम के लिए रूसी सरमत मिसाइल को ब्रिटेन को उड़ाने के लिए सिर्फ 3 मिनट और फिनलैंड को उड़ाने के लिए महज 10 सेकंड लगेंगे। और इस तरीके से इस बीच यूक्रेन ने कहा है कि रूस ने खार्किव से सेना हटाकर पूर्वी क्षेत्रों में मोर्चाबंदी शुरू कर दी है। फिनलैंड के राष्ट्रपति साउली निनिस्टो ने शनिवार को नाटो में शामिल होने की योजना का खुलासा पुतिन के फोन पर बातचीत करने के बाद आया था। हम चलते हैं एक और अपडेट। बड़ी खबर, इजराइल ने सीरिया पर दागी मिसाइल, 5 लोगों की मौत। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता दें, इजराइल ने सीरिया पर कई ताबड़तोड़ मिसाइलें दाग दी हैं, जिनमें 5 लोगों की मौत हो गई है, 7 नागरिक घायल हो गए हैं। इन मिसाइलों के चलते सीरिया स्थित मैं साफ शहर के खेतों में आग लग गई। सीरियाई समाचार एजेंसी सना के मुताबिक कई मिसाइलों को सीरिया की हवाई रक्षा प्रणाली में गिराया गया है। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों। आपको बता दें, लगातार चल रहे इस युद्ध के बीच इजराइल ने सीरिया पर बड़ा हमला कर दिया और ताबड़तोड़ मिसाइलें बरसा दी, जिनमें 5 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें, सीरिया ने संघर्ष पर निगरानी रखने वाले ब्रिटेन स्थित संगठन सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स